गुड मॉर्निंग क्लास। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी वितान भाग 2 सिल्वर वेडिंग, है ना। पाठ का नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग, जिसका अर्थ है शादी की 25वीं साल गिरा, है ना। तो ये पाठ है, श्याम, इसका लेखक है श्याम मनोहर श्याम जोशी। तो इसका जीवन परिचय है। मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 में कुमायूं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इनकी रचनाएं हैं कहानी संग्रह कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया इत्यादि, है ना। तो आइए जानते हैं पाठ का सार क्या है। सिल्वर वेडिंग जो है वो क्या है? कहानी है। जैसे आपको पता है कहानी में क्या होती है, जिज्ञासा की प्रधानता होती है ना। तो इस कहानी में आखिर बताया क्या गया है? इस कहानी में नाम आया है यशोधर बाबू का। तो कौन है यशोधर बाबू, है ना। तो यशोधर बाबू एक क्या थे? संस्कार संपन्न व्यक्ति हैं और उनका जो व्यवहार है वो सबके लिए क्या है? समान है। लेकिन यशोधर बाबू को मतलब नए ख्याल, है ना, आधुनिक विचारधारा से क्या है? सख्त नफरत है। स्वयं के विचार क्या है? उसी के समान क्या है, लेकिन उसको क्या है? आधुनिक जो अब के विचारधारा है, रहन सहन, खान पान, पीना खाना, है ना, वो उसको क्या है? बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ ही इस पाठ में नाम आया है किशनदा। तो कौन है ये किशनदा? तो यशोधर बाबू के जीवन में किशनदा का जो महत्व है वो क्या है? गुरु के समान है ना। यशोधर बाबू ने किशनदा को क्या अपना गुरु माना है ना। और जब उसके पास कोई भी समस्या होती तो वो केवल उसी की क्या रास्ते पर चलते। साथ ही इस पाठ में क्या है? यशोधर बाबू की विवशता क्या है? उसकी विवशता, वो क्या पसंद नहीं है ना। इसको भी बताया गया है कि किस प्रकार आधुनिक लोगों के विचार उसको अच्छे नहीं लगते, वो उसके विचार को क्या अपनाना भी नहीं चाहते। साथ ही यशोधर बाबू के परिवार के बारे में बताया गया कि कैसे उसके परिवार के लोग जो हैं, है ना, वो उसके शादी की 25वीं सालगिरह सिल्वर वेडिंग बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा सिल्वर वेडिंग। जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत ने आखिरी फाइल का ताला फीता बांधकर निगाह मेज में उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी, है ना। जब वाई डी पंत यशोधर बाबू ने क्या अपना पूरा कार्य समाप्त किया, है ना, और अपने फाइल को रखा तो उसके दफ्तर की घड़ी जो है वो 5:25 बता रही थी। उनके अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे, लेकिन उसकी जो कलाई घड़ी है ना, उसमें कितने बज रहे थे? 5:30 बज रहे थे। पंत अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचार से मिलाते हैं, है ना। उसका कार्य क्या है? रोज सुबह शाम अपनी पहनी हुई घड़ी, जो हाथ घड़ी है, उसको रेडियो से मिलाते। इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। दफ्तर की घड़ी देखो ना, पीछे चल रही है ना, इसलिए उसने क्या है? दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथतों पर डाली तो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं ना। उसके बाद अपना कार्य पूरा करके वो क्या है? एक नज़र अपने कारीगरों पर डाले, कर्मचारियों पर डाले और जो उसी दफ्तर में काम करते हैं ना, उस पर डाले। तो पंत जी को ऐसा लगा कि मानो उसी के कारण, पंत जी के ही कारण क्या है, बाकी लोग जो है वो कर्मचारी जो है वो क्या है? बैठे हुए हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है ना। अब ऑफिस का कार्य जो है, मतलब समय जो है वो क्या है? बंद हो गया, है ना। तो ऑफिस का कार्य बंद करते करते अपने जो छोटे कर्मचारी, जूनियर कर्मचारी है ना, उससे वो क्या है? मजाक करते। कैसा मजाक? कि आप लोग सुस्त हो इसलिए हमारी दफ्तर की घड़ी भी क्या है? सुस्त हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे
चड्ढा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। इस कहानी में बार बार नाम आया है समहाउ इम्प्रॉपर, है ना, जिसका अर्थ है कुछ ना कुछ गलत होना। तो जो नए छोकरा आया है इस ऑफिस में, है ना, जिसका नाम क्या है, चड्ढा, है ना, उसके जो जूते हैं ऊंची हील वाली, पतलून जो है, वो पंत जी को हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ गलत मालूम होता है। थोड़ी बदतमीजी सी की, एज एजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है ना। चड्ढा ने किसके साथ बदतमीजी की, यशोधर बाबू के साथ, जो एज में भी बड़े थे, है ना, उम्र में बड़े थे, उसके साथ क्या किया, बदतमीजी की, है ना। और उसके पास आकर क्या बोलता है, आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है ना। आप तो क्या है, दफ्तर की घड़ी को सुस्त बता रहे हो, लेकिन आपकी अपनी कलाई की घड़ी का क्या हाल है, वक्त सही देती है ना। आप तो हमारे सामान को, मतलब जो ऑफिस के जो सामान है, घड़ी है, उसको आप क्या बता रहे हो, सुस्त, लेकिन आपकी अपनी चुनेदानी का क्या हाल है, क्या आपकी घड़ी जो है वो आपको सही करेक्ट टाइम बताती है। ऐसा कौन किसके साथ बोल रहा है, जो चड्ढा है ना, वो यशोधर बाबू से बदतमीजी करते हुए कह रहा है। पंत जी ने चड्ढा की दृढ़ता को अनदेखा किया और कहा, है ना, लेकिन पंत जी ने उसकी दृढ़ता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, मेरी जो घड़ी है ना वो क्या है, मिनट टू मिनट मतलब सही चलती है। चड्ढा ने कुछ और धृष्ट होकर, बदतमीजी होकर पंत जी की कलाई थाम ली, है ना, उसने क्या किया, बदतमीजी की और पंत जी की क्या है, कलाई थाम ली, कलाई थामने पकड़ लिया। इस तरह की दृष्टा का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है, लेकिन उसकी बदतमीजी का अभी तक यशोधर बाबू ने कोई जवाब नहीं दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे, है ना। जब उसके साथ चड्ढा ने बदतमीजी की यशोधर बाबू के साथ, तो यशोधर बाबू उस पल को याद करते हैं कि कैसे वह अपने समय में अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े भाऊ यह, तो है ना। चड्ढा ने बदतमीजी करते हुए यशोधर बाबू से क्या कहा, घड़ी की ओर इशारा करते हुए, ये तो बाबा आदम के जमाने की है, मतलब ये जो घड़ी है ना वो बहुत ही पुरानी है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी, है ना, अब आप क्या ले लो, डिजिटल ले लो, आज की घड़ी ले लो, आज के जमाने की घड़ी ले लो, है ना, सस्ती मिल जाती है, ऐसा बदतमीजी से उसने कहा। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की, है ना, ये जो घड़ी है ना मैं उसको बदलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि यह मुझे अपनी शादी में मिला है, हम तो ठहरे पुराने ज़माने के, इसलिए हमारी घड़ी भी कैसी है, पुराने ज़माने की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। मेरे यशोधर बाबू जो है वो चड्ढा को चिढ़ाते हुए क्या कहता है कि मेरे लिए यही अच्छा है ना, कि मेरी घड़ी जो है वो अभी भी क्या है, सही टाइम बताती है। इस तरह के नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। इस तरह उसने क्या, चड्ढा को नहले पे नहला जवाब दिया। रेमजी स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर बाबू पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी किशनदा कुंवारे थे, यहाँ पे किशनदा की क्वालिटी मतलब उसी विशेषता को बताया जा रहा है ना। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यह रह जाते थे, है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता था वो किशनदा के यहाँ आकर रहते थे। मैस जैसी थी, उसका जो घर तो कैसी थी, मैस जैसे, मिलकर लाओ पकाओ खाओ।
यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया, है ना। इसी कारण यशोधर बाबू जो है ना, वाईडी पंत जो है, वो क्या है, किशनदा को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि हर समस्या में किशनदा ने क्या है, इनका सहयोग किया था। चड्डा ने जोर से कहा, यहाँ पे वो खो गया है, पुराने समय में उसने खो गया, वो बातें याद करी है ना, आगे वही बात है, ऑफिस की बात चल रही है अभी। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए। अपनी घड़ी को देखते तो याद करते ना पुराने समय को, है ना। तो चड्डा ने फिर जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए। मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। मेनन जो है वो कर्मचारी वही का है ना, वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। यशोधर बाबू ने सपक खाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वाज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहककर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी, है ना। यशोधर भी क्या है, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई, भगवान दास, बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट, है ना। चड्डा ने जब सुना कि आज यशोधर पंत का क्या है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसने शादी की 25वीं सालगिरह है, तो उसने क्या है, फौरन चपरासी को बुलाया, भगवान दत्त जिसका नाम है ना, और क्या कहा कि बड़े भाव से आप बड़ा नोट लो, मतलब ज़्यादा पैसा लो, और सारे सेक्शन के लिए क्या करो, आप चाय पानी की व्यवस्था करो। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं। यशोधर बाबू जब सुनता है कि सबके लिए क्या करना है, अब चाय पानी पिलाना है ना, सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करना, तो क्या कहता है फौरन उस चड्डा को, यह सब गोरे के चोचले हैं, ये सारे काम जो है ना अंग्रेजों के हैं, हमारे यहाँ नहीं मनाते हैं। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जानी है ना। आप केवल बातें मत बनाओ, आप हमारे लिए क्या करो, चाय पानी की व्यवस्था करो, है ना। अगर आप हमारे लिए थोड़ा खर्चा कर देंगे तो इसमें आपका कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ, है ना। पैसा जरूर निकाल, लेकिन क्या कहा कि जो हमारे देश में क्या है उपलब्ध नहीं, जो हमारे देश की परंपरा नहीं है ना, उस पर खर्च करना मैं समहाउ इम्प्रॉपर समझता हूँ। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, ₹30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। केवल 10 रुपए से क्या होगा, है ना, रुपए ज्यादा चाहिए। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है, नगण्य मतलब नहीं के समान है, और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटरीट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है।
बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं। बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफरोड की नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों, है ना। लोगों का मानना है कि यशोधर बाबू के जो खर्च है वो क्या है, न के समान है ना, क्योंकि उसके आने जाने के लिए क्या है, कोई खर्चा नहीं होता। वो साइकिल चलाता है, लेकिन साइकिल चलाना उसके बच्चों को गवारा नहीं है। उसके अनुसार जो साइकिल है वो चपरासी चलाते हैं। चड्ढा के जोर देने पर बड़े भाऊ ने 10-10 के नोट दो और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपसाट में वक्त बर्बाद करना उसके परंपरा के विरुद्ध है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई। ये सारी की सारी यशोधर बाबू की विशेषता है। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती। कौन सी बात? रोज मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, जो ये कार्य करते यशोधर बाबू है ना, तो उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़ी हैं जो रोज रोज मंदिर जाए। उसके बच्चे क्या कहते हैं अपने पिता से कि आप कोई बूढ़े हो गए क्या कि रोज रोज क्या है मंदिर जाते हो, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं। ऐसा आप क्यों करते हो? बार बार ऐसी क्वेश्चन करते अपने पिताजी से। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते, लेकिन यशोधर बाबू जो अपने बच्चों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। वो अपना गुरु किसको मानते? किशनदा को, है ना। तो बेवकूफ़ी की बातों पर, है ना, छोटे छोटे जो उसके लायक नहीं है उन बातों पर क्या है ध्यान न देना, ऐसा बात उसके किशनदा से सुन रखा था। बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, पर घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। तो आगे की पढ़ाई नेक्स्ट कक्षा में।